एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और सबकी नीट की तैयारी चल रही है मस्त। तो मैं लेकर आई हूं आज नीट फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमने हैंड पिक किया है फ्रॉम ऑल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। तो यानी कि ये उसी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल, तो इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सो दिस इज नॉट जस्ट वन वीडियो, इस तरह के MCQ वाले वीडियो फिर सारे आने वाले हैं एक के बाद एक। ठीक है, तो साथ ही रहिएगा। एंड फॉर दिस वीडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 33. Figure shows a conductor of length L having a circular cross section. The radius of cross section varies linearly from A to B. The resistivity of the material is rho. Assuming that B minus A is very less than L, find the resistance of the conductor. तो इस केस में जो हमारा कंडक्टर है वो कुछ ऐसा है तो सिलेंडर के जैसा, बट इसकी जो दोनों एंड्स है वो दोनों एंड्स का जो रेडियस है वो डिफरेंट है। तो बेसिकली एक तरफ पतला है और धीरे 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 ये थिक होता जा रहा है। तो इस तरह का कंडक्टर है। अब अगर एक नॉर्मल सा सिलेंड्रिकल कंडक्टर होता तो उस केस में अगर उसका रेजिस्टेंस निकालना होता तो बड़ा सिंपल होता, रो L बाई ए। तो अगर उसका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है तो आराम से हम उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते थे। इस केस में लेंथ तो हमें पता है, लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इस एंड में क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई ए स्क्वायर, लेकिन इस एंड में क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई बी स्क्वायर। तो फिर हम एग्जैक्टली कितना ले क्रॉस सेक्शनल एरिया ओवरऑल इस पूरे कंडक्टर के लिए, तो वो हमारा मेन चैलेंज है यहाँ पे। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस तरह के मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में हम एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है यहाँ पे, जिसका लेंथ है dx, मतलब लेंथ जो है वो बहुत छोटा सा है dx, और हम एज्यूम करते हैं कि ये जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया है ये x डिस्टेंस पे है इस कंडक्टर के इस एंड से। ठीक है, तो अब इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, dr रो L बाई ए। L क्या है इस छोटे से एलिमेंट का, dx, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा। अब हम ये भी एज्यूम करते हैं कि इसका जो रेडियस है इस एलिमेंट का वो है स्मॉल r, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा अप्रोच ये रहेगा कि हम इस छोटे से रेजिस्टेंस का, छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे a से लेकर के b तक। ठीक है, बट प्रॉब्लम यह है कि अभी जो हमने लिखा है इसमें r जो है वो भी हमने एज्यूम किया हुआ है। तो r को हमें लिखना पड़ेगा a और b के टर्म्स में, क्योंकि a और b जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, राइट, लेकिन r गिवन नहीं है। तो r हमने एज्यूम किया है, तो r को अब हमें लिखना होगा a और b के टर्म्स में। तो उसके लिए हम कुछ सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स करेंगे, और वो क्या है, जैसे यहाँ पे ये a दिया हुआ है, इसी तरह ये b दिया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ठीक है, परफेक्ट। अब हम ये जो एंगल है, ये एंगल को लेट अस एज्यूम कि ये एंगल थीटा है। तो सिंपल मैथमेटिक्स से हम बोल सकते हैं कि tan थीटा क्या होगा। अगर आप ये छोटे से ट्रायंगल को देखें तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो ये है दिस परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो ये जो छोटा सा परपेंडिकुलर है ये कितना है, इसका हाइट, ये पूरा है r और ये वाला है a, तो r माइनस a इसका हाइट है, और बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा x। तो tan थीटा इज r माइनस a बाई x। अब मैथमेटिकली tan थीटा को अगर हम इस बड़े से ट्रायंगल में देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तब tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी ये वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू है b, इतनी सी वैल्यू है a, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी b माइनस a, और डिवाइडेड बाय जो बेस है वो ये पूरा लेंथ है, दैट इज l। बट है ये दोनों ही tan थीटा की वैल्यू, तो हम क्या लिख सकते हैं कि r माइनस a बाई एक्स इज इक्वल टू b माइनस a बाई l। तो हम लिख सकते हैं l r माइनस l a इज इक्वल टू x b माइनस x a। अब अगर हम इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, l और r, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा l dr बाई dx। l और a ये दोनों ही कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 0।
इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा b क्योंकि dx by dx is 1, उसी तरह इसमें मिलेगा a क्योंकि dx by dx is 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि dx की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू LDR डिवाइडेड बाय b माइनस a, ये हमारे dx की वैल्यू है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला एक्सप्रेशन था इसको हम कहते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में प्रॉब्लम ही ये थी कि dx जो है वो भी एज्यूम किया हुआ था, r जो है वो भी एज्यूम किया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, या तो हम r को ए बी के फॉर्म में लिखें या फिर एक ऑप्शन है कि हम dx को dr की फॉर्म में लिखें। तो यहाँ पे हमने कुछ वैसा ऑलरेडी कर दिया है, तो अब हम ये जो dx की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पुट करेंगे वैल्यू ऑफ dx इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर हम dx की वैल्यू डालते हैं तो हमारा dr का वैल्यू क्या हो जाता है, रो LDR डिवाइडेड बाय पाई इंटू b माइनस a इंटू आर स्क्वायर। तो ये हमारा dr का वैल्यू है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू उस छोटे से एलिमेंट के लिए। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो r को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के कैपिटल R तक, और यहाँ पे जो dr है यानी कि जो रेडियस है उसको कहाँ से कहाँ तक करेंगे इंटीग्रेट। ये इस तरह का कुछ है ट्यूब हमारा, और हमने बीच में लिया हुआ है r, तो r को हम इंटीग्रेट करेंगे, r की मिनिमम वैल्यू है a और मैक्सिमम वैल्यू है b, राइट। तो हम r को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम a टू b। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा r इज इक्वल टू, जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, रो l डिवाइडेड बाई पाई इंटू b माइनस a। तो अब अंदर क्या बच गया, dr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर फ्रॉम a टू b। तो 1 बाई आर स्क्वायर, इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू r टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 यानी कि माइनस 1 बाई आर। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी रो l डिवाइडेड बाई पाई b माइनस a, और ये हो जाएगा माइनस 1 बाई आर फ्रॉम a टू b। तो अब हम पहले एक बार b की वैल्यू डालेंगे, फिर एक बार a की वैल्यू डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई b माइनस 1 बाई a। तो ये हो जाएगा रो l डिवाइडेड बाई पाई b माइनस a, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी माइनस a प्लस b। तो यहाँ पे b माइनस a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा रो l डिवाइडेड बाई पाई ए बी। तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इनफैक्ट इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, हालांकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जनरली नहीं आते, बट स्टिल आपको ये लॉजिक पता होना जरूरी है कि जब कभी भी आपके पास ऐसा कुछ कंडक्टर हो जो पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं है, तो वहाँ पे छोटा सा एलिमेंट ले लें और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दें। क्वेश्चन नंबर 34, कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, find the current through the 10 ohm resistor when the switch is open, switch is closed। तो सबसे पहले तो हम पहला सिनेरियो देखते हैं जब स्विच इज ओपन। स्विच इज ओपन मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो स्विच ऑफ है बेसिकली। तो इधर से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, अगर यहाँ से करंट आई जाएगा तो वही करंट आई इस 10 ओम से फ्लो करेगा। जब यहाँ पे आएगा इधर से कुछ करंट फ्लो नहीं करेगा, तो पूरा का पूरा करंट ऐसे सीधा सीधा फ्लो करेगा। ठीक है, तो इस केस में टोटल करंट थ्रू द सर्किट कितना हो जाएगा, जो टोटल सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 3 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय तो टोटल रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम्स प्लस 20 ओम्स, तो ये हो जाएगा 3 बाई 30 दैट इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। अब हम सेकेंड केस देखते हैं जब हमने स्विच को क्लोज कर दिया है। अब अगर हमने स्विच को क्लोज कर दिया है तो हमारा यहाँ पे ये कुछ ऐसा हो गया है। तो बेसिकली अब जब ये करंट आई यहाँ पे आएगा, इसके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन में एक 20 ओम का रेजिस्टेंस है और दूसरे ऑप्शन में एक सिंपल सा वायर है जिसमें कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो अब जो है करंट किधर से जाना प्रेफर करेगा, अब ऑब्वियसली करंट इधर से जाना प्रेफर करेगा क्योंकि यहाँ करंट को अपोज करने के लिए कोई नहीं है। तो इस केस में करंट इधर से नहीं जाएगा, तो मोटा मोटी पूरा का पूरा करंट ही एस के थ्रू चला जाएगा।
तो इस केस में अगर हमें करंट निकालना हो तो V की वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन जो नेट रेजिस्टेंस है वो सिर्फ 10 ओम्स होगा, क्योंकि 20 ओम्स का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 0.3 एम्पियर। तो बेसिकली सेकेंड वाले सिनेरियो में जब हमने स्विच ऑन कर दिया है उस समय इस रेजिस्टर के थ्रू ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 35, figure shows a part of an electric circuit. The potentials at the points A, B and C are 30 volts, 12 volts and 2 volts respectively. Find the currents through the three resistors. अब इस प्रॉब्लम में हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं A, B और C, ठीक है, जिनके पोटेंशियल्स हमें पता है, राइट। तो अब हमें निकालना है कि हर एक रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा। तो इसको जो है ना हम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से पहले लिखते हैं। हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि पोटेंशियल जो है वो पॉइंट ए पे है 30 वोल्ट्स, पॉइंट बी पे है 12 वोल्ट्स और पॉइंट सी पे है 2 वोल्ट्स। तो हम ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को पॉइंट पी एज्यूम करते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पी का बहुत बड़ा रोल होगा यहाँ पे। तो अगर आप इस सर्किट को देखें तो पॉइंट ए और पॉइंट पी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, जो करंट फ्लो कर रहा है इस 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस। तो लेट अस से कि इसके अक्रॉस आई करंट फ्लो कर रहा है। इस पॉइंट पे जाने के बाद इधर से लेट अस से I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो इधर से कितना फ्लो करेगा I माइनस I1, राइट, क्योंकि कुछ इधर से फ्लो कर गया तो जो बाकी बचा वो इधर से फ्लो करेगा, ठीक है। तो अब इस सर्किट को देखते हुए हम लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एट पॉइंट ए है माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट पी है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट वो क्या है, वो बेसिकली 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि I इंटू आर। तो I इंटू आर यहाँ पे 10 ओम्स है। तो ये मेरा इक्वेशन 1 है। ठीक उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है पॉइंट P और B के बीच में, P और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, वो इस 20 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है, राइट। तो यानी कि ये हो जाएगा I1 इंटू 20, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। और ठीक उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि VP माइनस VC क्या हो जाएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है I इंटू आर। तो I यहाँ पे क्या है I माइनस I1 और R यहाँ पे क्या है 30 ओम्स, ठीक है। और ये हो गया इक्वेशन 3। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हमें I1 और I की वैल्यू निकालनी है। बस यही हमारा टारगेट है, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो हम कर चुके हैं, अब हमें सिंपल मैथमेटिक्स करना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू 10 इंटू I प्लस 2I1। ये सिंपल एडिशन है बस, और कुछ नहीं है। तो VA की वैल्यू है 30, VB की वैल्यू है 12, ये हो जाएगा 10 इंटू I प्लस 2I1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 18 इज इक्वल टू 10 इंटू I प्लस 2I1। और इसको हम लिख सकते हैं 9 इज इक्वल टू 5I प्लस 10I1, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन A, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब जो इक्वेशन 2 था उसको हम 3, उसमें से हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे तो हमें मिलेगा VB माइनस VB प्लस VC इज इक्वल टू 20I1 माइनस 30I प्लस 30I1। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो VC माइनस VB इज इक्वल टू 50I1 माइनस 30I, ठीक है। तो VC की वैल्यू दी हुई है 2 वोल्ट्स, VB की वैल्यू दी हुई है 12 वोल्ट्स। इनकी वैल्यूज़ डाल देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास यहाँ इक्वेशन रहेगा वो हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 5I1 माइनस 3I, क्योंकि यहाँ पे 10 कॉमन ले लेंगे तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में। तो हम क्या कह सकते हैं कि 3I माइनस 5I1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन B।
अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक इक्वेशन ए है, एक इक्वेशन बी है। दोनों को अगर आप कंपेयर करें, इन दोनों को साथ में लाने के लिए, इन दोनों के हेल्प से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बी को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें क्या मिलेगा, 6i माइनस 10i1 इज इक्वल टू 2, और इसको हम कहते हैं इक्वेशन सी। अब हम करेंगे इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन सी। अब आप सोच होंगे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है। वैसे कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपने मैथ्स में पढ़ा है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। हमको 2 इक्वेशन चाहिए और दोनों इस फॉर्म में चाहिए कि एक वेरिएबल तो कैंसिल हो जाए ताकि हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। तो अब जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो क्या हुआ है, ये 10i1 जो है ना, ये दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन ए जो है वो कुछ ऐसा है, 5i प्लस 10i1 इज इक्वल टू 9। अब इक्वेशन सी को भी हमने कुछ ऐसा बना दिया है कि इसमें भी एक 10i1 है। तो अब ये प्लस माइनस 10i1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 11i इज इक्वल टू 11 और i इज इक्वल टू 11/11 यानी कि 1 एम्पियर। तो i की वैल्यू निकल गई। अब i1 निकालना बहुत सिंपल है, किसी भी एक इक्वेशन में i की वैल्यू डाल देते हैं तो i1 निकल जाएगा। तो जैसे अभी हम इस इक्वेशन की हेल्प लेते हैं, इक्वेशन बी, तो वहाँ से हम देखते हैं i1 इज इक्वल टू 3i1 माइनस 3i डिवाइडेड बाई 5। तो इसमें 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि -2 बाई -5, ये माइनस था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। तो i1 की वैल्यू हो जाएगी 0.4 एम्पियर। तो उसी तरह i माइनस i1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6 एम्पियर। तो जो तीनों रेजिस्टर थे, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टर था, यहाँ पे एक रेजिस्टर था और यहाँ पे एक रेजिस्टर था, तो इसके थ्रू करंट जाएगा 1 एम्पियर और इन दोनों के थ्रू 0.6 और 0.4 एम्पियर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब इसके थ्रू i1 जाएगा, राइट, तो दैट इज 0.4 और इसके थ्रू i माइनस i1 दैट इज 0.6। तो इस तरह से तीनों रेजिस्टर के थ्रू ये 3 करंट्स पास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द करंट इन द 3 रेजिस्टर शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे जो अगर आप सर्किट को देखें तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सर्किट है। ऐसा लग रहा है जैसे सेम ही चीज़ को बार बार रिपीट कर दिया गया है ना, मतलब सेम ही पोर्शन को बार बार रिपीट किया गया है, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं, इसको हम किरचॉफ्स लूप लॉ से समझते हैं। इससे आपका किरचॉफ्स लूप लॉ का कॉन्सेप्ट भी जो है थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 3 सर्किट है, 1 2 3। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्किट नंबर 1 की, ठीक है। इसमें हम किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे। तो उसके लिए एक हमको डायरेक्शन एज्यूम करना होगा। तो लेट अस सपोज ये हमारा एज्यूम डायरेक्शन है। उससे भी पहले हमें क्या करना होगा, हमें करंट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना होगा सर्किट में। तो हम ऐसा मानते हैं कि लेट्स से कि यहाँ से करंट I निकला, ये I फ्लो किया, यहाँ पे आया, यहाँ से कुछ I1 करंट इधर चला गया और कितना बच गया, I माइनस I1। फिर ये I1 जो है वो यहाँ तक आ गया, अब यहाँ तक पहुँच गया। फिर इस तरफ कुछ I2 चला गया, इस डायरेक्शन में I2 चला गया, तो इधर कितना बच गया, I1 माइनस I2। और फिर ये I2 जो है वापस इधर ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये हमारे एज्यूम्ड करंट के डायरेक्शंस हैं। और जो पहला सर्किट है उसके लिए हमारा एज्यूम डायरेक्शन कुछ ऐसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में सम ऑफ द ईएमएफ्स क्या हो जाएगा, 2 ईएमएफ्स है, 2 और 2, और इनके साइंस क्या होंगे। तो एज्यूम डायरेक्शन के हिसाब से ये वाला ये सेल से, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, तो इस सेल का पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा जो सेल है उसका अगर डायरेक्शन देखें तो हमारा एज्यूम डायरेक्शन कुछ ऐसा है, राइट। तो इसके ये नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है, तो इसका जो है नेगेटिव हो जाएगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना, अब इस पूरे सर्किट में कितने रेजिस्टेंस है, एक ही रेजिस्टेंस है 1 ओम का, और उस 1 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I माइनस I1। अब इसमें प्लस होगा कि माइनस, इसका जो हमारा एज्यूम डायरेक्शन है वो कुछ यूं है, राइट, बट करंट जो है इधर फ्लो कर रहा है, तो यानी कि ये माइनस होगा। अब इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू I1 माइनस I। तो यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि I और I1 की वैल्यू जो है वो सेम है। ये तो अभी हमने सिर्फ सर्किट 1 पे काम किया है। अब हम सर्किट 2 पे देखते हैं क्या हो रहा है। सर्किट 2 में कितने ईएमएफ्स हैं, यहाँ भी 2 हैं, 2 और 2, और यहाँ भी हमें एक डायरेक्शन एज्यूम करना होगा। तो लेट अस से हमने यहाँ पे ये डायरेक्शन एज्यूम किया, तो अगर इस डायरेक्शन के हिसाब से इस ईएमएफ को ये नेगेटिव में लीव कर रहा है
तो ये माइनस हो जाएगा, और जो दूसरा वाला सेल है उसको वो पॉजिटिव में लीव कर रहा है, राइट, तो इसीलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंसेस कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं। एक ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस I माइनस I1 करंट फ्लो हो रहा है, और दूसरा भी 1 ओम का रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस I1 माइनस I2 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इनके डायरेक्शंस देखते हैं। तो अगर ये I माइनस I1 का डायरेक्शन देखें तो वो इधर है, और जो हमारा एज्यूम डायरेक्शन है वो इधर है, तो दोनों ऑपोजिट है, तो ये माइनस हो जाएगा। अब दूसरे रेजिस्टेंस का देखते हैं, इसमें I1 माइनस I2 का डायरेक्शन भी ये है और हमारा एज्यूम डायरेक्शन भी ये है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, I माइनस I1 जो है वो 0 है। जैसे यहाँ पे देखा हमने कि I और I1 की वैल्यू सेम है, राइट, तो I माइनस I1 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, I1 माइनस I2, तो यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि I1 और I2 की वैल्यू भी सेम है। तो यानी कि अभी तक हमें ये पता चला है कि I1 और I2 ये तीनों की वैल्यू सेम है। अब हम जाते हैं तीसरे सर्किट की तरफ। तो तीसरे सर्किट में भी हमको एक डायरेक्शन एज्यूम करना है, तो लेट अस से ये हमारा एज्यूम डायरेक्शन है। यहाँ कितने EMFs हैं, यहाँ 2 EMFs हैं, 2 वोल्ट 2 वोल्ट। अगर एज्यूम डायरेक्शन को देखें तो एक सेल को ये नेगेटिव टर्मिनल में छोड़ रहा है और दूसरे सेल को ये पॉजिटिव टर्मिनल में छोड़ रहा है, तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। यहाँ रेजिस्टेंसेस कितने हैं, एक ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस I1 माइनस I2 फ्लो कर रहा है, यानी कि 1 इंटू I1 माइनस I2, और एक दूसरा रेजिस्टेंस 1 ओम का है जिसके अक्रॉस I2 करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि I2 इंटू 1। अब इनके डायरेक्शंस देखते हैं। I2 का डायरेक्शन तो हमारे एज्यूम डायरेक्शन के अलाउंग ही है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और I1 माइनस I2 की अगर बात करें तो वो हमारे एज्यूम डायरेक्शन के ऑपोजिट है, तो इसीलिए ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, I1 माइनस I2 भी 0 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड सर्किट से हमने निकाला है कि I1 और I2 बराबर है, तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा I2। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि I2 की वैल्यू 0 है, राइट। तो अब I1 और I की वैल्यू क्या है, वो भी 0 है, क्योंकि ये तीनों वैल्यू तो सेम है। तो इसका मतलब है करंट जो है हर एक रेजिस्टर के थ्रू यहाँ पे 0 है, किसी भी रेजिस्टर के थ्रू यहाँ पे कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं चलेगा, इसके बाद खुद को करना पड़ेगा प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड आई एम श्योर यू विल नेल इट। ठीक है, तो मैं जल्दी ही मिलूंगी आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।